उनका संपत्ति वाला कॉलम तो खाली ही रहता है, जहाँ से आमदनी आती है, जबकि उनके दायित्वों वाला कॉलम पूरा भरा रहता है। सामान्य तौर पर उनकी आमदनी का इकलौता साधन उनका वेतन होता है। उनका जीवन यापन पूरी तरह से उनके बॉस पर निर्भर करता है। और जब सचमुच ज़िंदगी में एक बार आने वाला मौका आता है तो ये लोग उस मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि वे इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, इसलिए वे सुरक्षित खेल खेलते हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स चुकाते हैं और कर्ज के बोझ से दबे रहते हैं। जैसा मैंने इस खंड में शुरू में कहा था, सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि संपत्ति और दायित्व के बीच के अंतर को पहचाना जाए। एक बार आप इसमें फ़र्क समझ लें, इसके बाद आप आमदनी देने वाली संपत्ति खरीदने की लगातार कोशिश करते रहें। यह अमीर बनने की राह पर चलने का सबसे लोकप्रिय और बढ़िया तरीका है। इसे करते रहें और आपका संपत्ति वाला कॉलम बढ़ाते रहें। अपने दायित्व और खर्च को कम करने की कोशिश भी करते रहें। इससे पैसा आपके संपत्ति वाले कॉलम में आता रहेगा। जल्द ही आपकी संपत्ति वाला कॉलम इतना ज़्यादा मजबूत हो जाएगा कि आप और ज़्यादा जोखिम वाले निवेश कर सकेंगे। ऐसे निवेश जिनमें 100% से अनंत तक फ़ायदा हो सकता है। ऐसे निवेश जिनमें $5,000 की रकम जल्दी ही $10 लाख या इससे ज़्यादा हो जाती है। ऐसे निवेश जिन्हें मध्यम वर्ग बहुत जोखिम भरा मानता है। निवेश जोखिम भरा नहीं है, यह उस व्यक्ति की पैसे की नासमझी है, वित्तीय निरक्षरता है, जो उसे बहुत जोखिम भरा बना देती है। अगर आप वही करते हैं जो सभी लोग करते हैं तो आपको यह चित्र मिलेगा। एक कर्मचारी होने के नाते जो घर का मालिक भी है, आपकी नौकरी का पैटर्न सामान्यतः यह होता है। नंबर 1, आप किसी के लिए काम करते हैं। तनख्वाह पर काम करने वाले ज़्यादातर लोग मालिक को या शेयर होल्डर्स को ज़्यादा अमीर बना रहे हैं। आपकी कोशिशों, मेहनत और सफलता से दरअसल आपका मालिक सफल होता है और उसके रिटायरमेंट में मदद मिलती है। नंबर 2, आप सरकार के लिए काम करते हैं। आप इसे देख पाएंगे इसके पहले कि सरकार आपकी तनख्वाह में से अपना हिस्सा ले लेती है। ज़्यादा कड़ी मेहनत करके आप सरकार को देने वाले टैक्स में बढ़ोतरी करते हैं। ज़्यादातर लोग जनवरी से मई तक सिर्फ सरकार के लिए काम करते हैं। नंबर 3, आप बैंक के लिए काम करते हैं। टैक्स चुकाने के बाद आपका सबसे बड़ा खर्च आमतौर पर आपका मॉर्गेज, क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाना होता है। अगर आप सिर्फ ज़्यादा कड़ी मेहनत से काम करते जाएं, तो समस्या यह है कि तीनों ही मामलों में आपकी ज़्यादा मेहनत से किसी और को ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपको यह सीखना चाहिए कि आपकी ज़्यादा मेहनत से किस तरह आपको और आपके परिवार को सीधा फ़ायदा मिल सकता है। अगर आप यह फैसला कर भी लें कि आप अपने काम से काम रखेंगे, तो फिर आपको यह नहीं पता होता कि आपके लक्ष्यों को किस तरह से निर्धारित किया जाए। ज़्यादातर लोग अपने प्रोफेशन को बनाए रखना चाहते हैं और अपनी तनख्वाह के सहारे ही संपत्ति बनाना चाहते हैं। जब उनकी संपत्ति बढ़ती है तो वे किस तरह अपनी सफलता का आकलन करते हैं। कब कोई व्यक्ति यह महसूस करता है कि वह अमीर है, कि उसके पास दौलत है। संपत्ति और दायित्व की मेरी अपनी परिभाषाओं की ही तरह दौलत के बारे में भी मेरी अपनी परिभाषा है। दरअसल मैंने इसे बकमिंस्टर फुलर नामक व्यक्ति से सीखा है। कुछ लोग उसे नीम हकीम कहते हैं और कई लोग उसे एक जीता जागता जीनियस कहते हैं। सालों पहले सभी वास्तुविद इसलिए हैरान हो गए थे क्योंकि 1961 में उसने जियोडेसिक डोम के पेटेंट के लिए आवेदन किया था और उस आवेदन में फुलर ने दौलत के बारे में भी कुछ कहा था। पहले तो उसका ठीक ठीक मतलब समझ में नहीं आया था, परंतु उसे कई बार पढ़ने के बाद इसका मतलब समझ में आने लगा। दौलत किसी आदमी की वह योग्यता है जिसके सहारे वह आगे आने वाले दिनों में जिंदा रह सकता है। यानी अगर मैं आज काम करना बंद कर दूं तो मैं कितने दिनों तक जिंदा रह सकता हूं। यह नेटवर्थ की तरह नहीं है जो आपकी संपत्ति और दायित्व के बीच का अंतर है। हर व्यक्ति को लगता है कि उसके पास जो सामान है वह बहुत कीमती है, परंतु इस परिभाषा से सचमुच सही आकलन नहीं किया जा सकता। मैं अब आकलन कर सकता हूँ और सचमुच जानता हूँ कि आर्थिक रूप से आज़ाद होने के लिए
मेरे लक्ष्य के संदर्भ में मैंने कितनी तरक्की कर ली है। हालांकि नेटवर्थ में ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं जिनसे पैसा नहीं आता, जैसे वह वस्तु जो आपके गैरेज में खड़ी है। दौलत का सीधा सा हिसाब यह है कि आपका पैसा कितना पैसा बना रहा है और इसलिए आप आर्थिक रूप से कितने दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। दौलत दरअसल संपत्ति के कॉलम के कैश फ्लो का दायित्व वाले कॉलम के साथ तुलना है। एक उदाहरण लें, यह कहें कि मेरे पास हर महीने में संपत्ति वाले कॉलम से $1000 का कैश फ्लो है और मेरा खर्च हर महीने $2000 है। मेरे पास कितनी दौलत है? अब हम बकमिंस्टर फुलर की परिभाषा की तरफ चलें। उसकी परिभाषा के हिसाब से मैं कितने दिनों तक जिंदा रह सकता हूँ। अगर हम एक महीने में 30 दिन मान लें तो इस परिभाषा के हिसाब से मैं 15 दिन तक जिंदा रह सकता हूँ। जब मैं अपनी संपत्ति से हर महीने $2000 का कैश फ्लो हासिल करने लग जाऊँगा तो मैं दौलतमंद हो जाऊँगा। हालांकि मैं अमीर नहीं हूँ, परंतु मैं दौलतमंद ज़रूर हूँ। हर महीने मेरी संपत्ति से मुझे जो आमदनी मिलती है वह मेरे महीने भर के खर्च के लिए काफ़ी होती है। अगर मैं अपने खर्च को बढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे इसके पहले अपनी संपत्ति से आने वाले कैश फ्लो को बढ़ाना होगा। यह ध्यान रखें कि इस बिंदु पर मैं अपनी तनख्वाह पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं हूँ। मैंने संपत्ति वाले कॉलम को भरने में जी तोड़ कोशिश की थी और मैं इसमें सफल भी हुआ था, जिसके कारण आज मैं आर्थिक रूप से आज़ाद हो गया हूँ। अगर मैं आज अपनी नौकरी छोड़ भी दूँ तो भी मेरी संपत्तियों से इतना कैश फ्लो आता रहेगा कि मेरा खर्च आसानी से चलता रहेगा। मेरा अगला लक्ष्य यह होगा कि मेरी संपत्तियों से आने वाले अतिरिक्त कैश फ्लो को फिर से संपत्ति वाले कॉलम में निवेश कर दिया जाएगा। मेरी संपत्ति वाले कॉलम में जितना ज़्यादा पैसा जाता है, मेरा संपत्ति वाला कॉलम उतना ही बढ़ता रहता है। मेरा संपत्ति वाला कॉलम जितना ज़्यादा बढ़ता है, वहाँ से उतना ही ज़्यादा कैश फ्लो आता है। और जब तक मैं अपने खर्च को आने वाले कैश फ्लो से कम रखता हूँ, तब तक मैं और ज़्यादा अमीर बनता रहूँगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरी आमदनी शारीरिक मेहनत से नहीं बल्कि दूसरे जरियों से आ रही है। जब तक पुनर्निवेश की यह प्रक्रिया चलती रहती है, मैं अमीर बनने की राह पर तेज़ी से चलता रहूँगा। अमीर की असली परिभाषा देखने वाले की निगाह में होती है। आप कभी अत्यधिक अमीर नहीं हो सकते। इस आसान सबक को याद रखें। अमीर संपत्ति खरीदते हैं, गरीब केवल खर्च करते हैं। मध्यम वर्ग दायित्व खरीदता है, परंतु यह सोचता है कि वह संपत्ति खरीद रहा है। तो किस तरह मैंने अपने काम से काम रखा? इस सवाल का जवाब क्या है? मैकडॉनल्ड्स के मालिक की बातें सुने। धन्यवाद। आइए चलते हैं अध्याय 4 की तरफ, जो है अपने काम से काम रखो। आपका दिन शुभ हो। रिच डैड पुअर डैड, अध्याय 4, अपने काम से काम रखो। 1974 में मैकडोनाल्ड के मालिक रे क्रोक से आग्रह किया गया कि वे ऑस्टिन में टेक्सास यूनिवर्सिटी में MBA की कक्षा में व्याख्यान दें। मेरा एक करीबी दोस्त कीथ कनिंघम वहाँ MBA कर रहा था। बहुत अच्छी और प्रेरणादायक चर्चा के बाद कक्षा खत्म हो गई और विद्यार्थियों ने रे से पूछा कि क्या वे बियर के लिए उनकी फेवरेट बार में चलेंगे। रे तैयार हो गई। जब सब लोगों के हाथ में बियर आ गई, तब रे ने पूछा, मेरा असली बिजनेस क्या है? हर कोई हंस पड़ा। ज़्यादातर MBA विद्यार्थियों को ऐसा लगा जैसे रे मजाक कर रहे थे। किसी ने जवाब नहीं दिया, इसलिए रे ने दोबारा यही सवाल पूछा, आप लोगों की नज़र में मेरा बिजनेस क्या है? विद्यार्थी दोबारा हंस दिए और आखिरकार एक बहादुर विद्यार्थी ने जोर से कहा, रे, दुनिया में ऐसा कौन है जो यह नहीं जानता कि आप हैमबर्ग बिजनेस में हैं? रे हंस दिए। मुझे मालूम था कि आप लोग यही कहेंगे। वे एक पल के लिए रुके और इसके बाद उन्होंने कहा, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं हैमबर्ग बिजनेस में नहीं हूँ। मेरा असली बिजनेस है रियल एस्टेट। कीथ ने कहा कि
रे ने अपने नज़रिए को समझाने के लिए काफ़ी समय लिया। अपने बिजनेस प्लान में रे जानते थे कि बिजनेस का मूल लक्ष्य हैम्बर्ग फ्रेंचाइजी बेचना था, परंतु वे कभी भी हर फ्रेंचाइजी की लोकेशन को नहीं भूले। वे जानते थे कि रियल एस्टेट और इसकी लोकेशन हर फ्रेंचाइजी की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। मूलतः वह आदमी जो फ्रेंचाइजी खरीद रहा था और रे क्राक के संगठन की फ्रेंचाइजी चेन का सदस्य बनता था, वह भी उस जमीन के लिए पैसे दे रहा था और उसे खरीद रहा था। आज मैकडोनाल्ड दुनिया में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा अकेला मालिक है, जिसके पास कैथोलिक चर्च से भी बड़ा ज़्यादा रियल एस्टेट है। आज मैकडोनाल्ड के पास अमेरिका और दुनिया के दूसरे देशों में सबसे कीमती चौराहे और नुक्कड़ हैं। कीथ ने कहा कि यह उनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक था। आज कीथ के पास कार धोने का बिजनेस है, परंतु उसका असली बिजनेस है कार धोने के गैरेज के नीचे का रियल एस्टेट। पिछले अध्याय के अंत में हमने यह बताया था कि ज़्यादातर लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, बस अपने लिए काम नहीं करते। वे पहले तो कंपनी के मालिकों के लिए काम करते हैं, फिर टैक्स के कारण सरकार के लिए काम करते हैं और आखिरकार बैंक के लिए काम करते हैं, जो उनके मॉर्गेज का मालिक होता है। जब हम छोटे थे तो हमारे आसपास मैकडोनाल्ड का कोई फ्रेंचाइजी आउटलेट नहीं था, परंतु मेरे अमीर डैडी ने माइक और मुझे वही सबक सिखा दिया जो टेक्सास यूनिवर्सिटी में रे क्राक ने सिखाया था। यह अमीरों का रहस्य नंबर 3 है। रहस्य है अपने काम से काम रखो। लोगों की ज़िंदगी में पैसे की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वे अपनी सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं। कई लोगों के पास तो ज़िंदगी भर काम करने के बाद भी अपने लिए कुछ नहीं बच पाता। एक बार फिर एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर है। यहाँ एक इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का चित्र दिया गया है जो रे क्राक की सलाह का सबसे अच्छा उदाहरण है। हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति आज के युवाओं में अकादमिक कुशलताएं विकसित कर उन्हें अच्छी नौकरियां दिलाने के लिए तैयार करती है। उनकी ज़िंदगी उनकी तनख्वाहों के चारों तरफ घूमती है, या जैसा पहले बताया जा चुका है, उनकी आमदनी वाले कॉलम के चारों तरफ और ज़्यादा अकादमिक कुशलताओं को विकसित करने के बाद वे अपनी व्यावसायिक योग्यताओं को बढ़ाने के लिए और ऊंची शिक्षा हासिल करते हैं। वे इंजीनियर, वैज्ञानिक, रसोइये, पुलिस अफसर, कलाकार, लेखक इत्यादि बनने के लिए पढ़ाई करते हैं। उनकी व्यावसायिक योग्यताएं उन्हें काम करने और पैसा कमाने का मौका देती हैं, परंतु ध्यान रहे वे पैसे के लिए काम करते हैं। आपके प्रोफेशन और आपके बिजनेस में बहुत बड़ा अंतर है। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ, आपका बिजनेस क्या है? और वे कहते हैं, मैं एक बैंकर हूँ। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या वे बैंक के मालिक हैं? और सामान्यतः उनका जवाब होता है, नहीं, मैं वहाँ काम करता हूँ। इस तरह उन्होंने अपने प्रोफेशन और अपने बिजनेस को एक ही समझ लिया है। उनका प्रोफेशन एक बैंकर का हो सकता है, परंतु उनका अपना बिजनेस कुछ भी नहीं है। रे क्राक अपने प्रोफेशन और अपने बिजनेस के बीच के अंतर को बहुत अच्छी तरह जानते थे। उनका प्रोफेशन हमेशा वही था, वे एक सेल्समैन थे। एक समय वे मिल्क शेक के लिए मिक्सर बेचते थे और कुछ ही समय बाद वे हैम्बर्ग फ्रेंचाइजी बेचने लगे। हालांकि उनका प्रोफेशन हैम्बर्ग फ्रेंचाइजी बेचना था, परंतु उनका बिजनेस आय दिलाने वाले रियल एस्टेट को इकट्ठा करना था। स्कूल के साथ एक समस्या यह है कि आप जो विषय पढ़ते हैं आप वही बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कुकिंग का अध्ययन करते हैं तो आप शेफ बन जाते हैं। अगर आप कानून का अध्ययन करते हैं तो आप वकील बन जाते हैं, और अगर आप ऑटो मैकेनिक का अध्ययन करते हैं तो आप मैकेनिक बन जाते हैं। जो पढ़ा जाए वही बन जाने में गलती यहाँ होती है कि लोग अपने काम से काम रखना भूल जाते हैं। वे अपना सारा जीवन दूसरों के काम पर ध्यान देने में लगा देते हैं और इस तरह उन्हें अमीर बनाते हैं। आर्थिक रूप से सुरक्षित बनने के लिए किसी आदमी को अपने काम से काम रखने की ज़रूरत है। आपका बिजनेस आपकी संपत्ति वाले कॉलम के चारों तरफ घूमता है, जो आपकी आमदनी वाले कॉलम के विपरीत होता है। जैसा पहले बताया जा चुका है, नंबर 1 नियम यह जानना है कि संपत्ति और दायित्व के बीच अंतर होता है और इसलिए हमें संपत्ति ही खरीदना चाहिए।
अमीर लोग अपने संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान देते हैं, जबकि बाकी सभी लोग अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान देते हैं। इसलिए हमें यह बहुत सुनने में आता है, मुझे ज़्यादा तनख्वाह की ज़रूरत है, काश कि मुझे प्रमोशन मिल जाए, मैं एक बार फिर स्कूल जाकर कुछ और प्रशिक्षण लेने वाला हूँ ताकि मैं बेहतर नौकरी पा सकूँ, मैं ओवर टाइम करने वाला हूँ, शायद मुझे कोई पार्ट टाइम काम मिल जाए, मैं 2 सप्ताह में नौकरी छोड़ रहा हूँ, मुझे एक नई नौकरी मिल गई है जिसमें तनख्वाह ज़्यादा है। कई समूहों में ये समझदारी के विचार हैं, परंतु अगर आप रेख राख की बात समझ लेते हैं तो ऐसा करके आप अपने काम से काम नहीं रख रहे हैं। ये सभी विचार अपना पूरा ध्यान आमदनी वाले कॉलम पर केंद्रित किए हुए हैं, और अगर अतिरिक्त धन का उपयोग आमदनी बढ़ाने वाली संपत्तियों को खरीदने में किया जाता है तभी वह आदमी आर्थिक रूप से सुरक्षित हो सकता है। गरीब और मध्यम वर्ग के ज़्यादातर लोग पुरातनपंथी होते हैं, यानी मैं जोखिम नहीं उठा सकता, यानी कि उनका आर्थिक आधार नहीं होता। वे अपनी नौकरियों से चिपके रहते हैं, वे खेल को सुरक्षित तरीके से खेलते हैं। जब कंपनियों का आकार छोटा होने लगा तो लाखों करोड़ों लोगों को पता चला कि जिसे वे अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते थे, यानी कि उनका घर, वह उन्हें जिंदा मार रहा है। उनकी घर नामक संपत्ति हर माह उनकी जेब से पैसे निकलवा रही है। उनकी कार, उनकी दूसरी संपत्ति उन्हें जिंदा मार रही थी। गैरेज में रखे $1000 में खरीदे गए उनके गोल्फ क्लब अब $1000 के नहीं रह गए थे। नौकरी की सुरक्षा न होने के कारण अब उनके पास जीवन यापन का कोई आधार नहीं बचा था। उनके विचार में जो संपत्तियां थी, पैसे के संकट के समय में वे उनकी कुछ भी मदद नहीं कर सकती थी। मैं यह मानकर चल रहा हूँ कि हम में से ज़्यादातर ने मकान खरीदने या कार खरीदने के लिए बैंकर से लोन के लिए आवेदन फार्म भरा है। नेटवर्थ खंड पर नज़र डालना हमेशा रोचक रहता है। यह रोचक इसलिए होता है क्योंकि इससे हम जान पाते हैं कि बैंकिंग और अकाउंटिंग में किन चीज़ों को संपत्तियां माना जाता है। एक दिन कर्ज लेने के लिए मेरी माली हालत बहुत अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने अपने नए गोल्फ क्लब, मेरे आर्ट कलेक्शन, पुस्तकें, स्टीरियो, टेलीविज़न, अरमानी सूट्स, कलाई घड़ियाँ, जूते और दीगर चीज़ों को संपत्ति वाले कॉलम में दिखा दिया। मेरे लोन के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा निवेश रियल एस्टेट में था। लोन कमेटी को यह पसंद नहीं आया कि मैं अपार्टमेंट हाउसेस से इतने ज़्यादा पैसे कमा रहा था। वे यह जानना चाहते थे मेरे पास एक सामान्य नौकरी क्यों नहीं है जिसमें वेतन मिलता हो। उन्होंने मेरे अरमानी सूट्स, गोल्फ क्लब या आर्ट कलेक्शन के बारे में कोई सवाल नहीं किए। ज़िंदगी कई बार कठिन हो जाती है जब आप स्टैंडर्ड प्रोफाइल में फिट नहीं होते। मैं हर बार चौंक जाता हूँ जब मैं किसी को यह कहते हुए सुनता हूँ कि उनकी नेटवर्थ $10 लाख है या $1 लाख है या ऐसा ही कोई और आंकड़ा। नेटवर्थ के सटीक न होने का एक खास कारण यह है कि जिस पल आप अपनी संपत्तियों को बेचना शुरू करते हैं, आपकी प्राप्तियों पर टैक्स चुकाना पड़ता है। इतने सारे लोग अपने आप को पैसे के इस गहरे संकट में डाल देते हैं जब उनकी आमदनी कम हो जाती है। पैसा जुटाने के लिए वे अपनी संपत्तियां बेचते हैं। पहले तो उनकी व्यक्तिगत संपत्तियां सामान्यतः उस मूल्य से बहुत कम में बिकती है जो उनकी बैलेंस शीट में दिखाया गया है, या अगर संपत्तियों को बेचने से कोई फ़ायदा होता है तो उस पर टैक्स लगा दिया जाता है। तो एक बार फिर सरकार फ़ायदे में से अपना हिस्सा ले लेती है और इस तरह कर्ज से उबरने के लिए जुटाई जाने वाली रकम को कम कर देती है। अपने काम से काम रखना शुरू कर दें। दिन में नौकरी को करते रहें, परंतु अपनी संपत्तियों को खरीदना भी चालू कर दें। ऐसे दायित्वों या व्यक्तिगत चीज़ों से बचें जिनकी कीमत एक बार घर लाने पर कम हो जाए। आप जिस क्षण एक नई कार को शोरूम से बाहर निकाल कर ले आते हैं, उसकी कीमत 25% कम हो जाती है। यह सच्ची संपत्ति नहीं है, हालांकि आपके बैंकर भी इसे संपत्ति मानते हैं। मेरा $400 का नया टाइटेनियम ड्राइवर खरीदे के कुछ ही मिनटों बाद $150 मूल्य का हो गया था। वयस्कों के लिए यही सही है कि वे अपने खर्च कम कर लें, अपने दायित्वों को घटा लें
और मेहनत से ठोस संपत्तियों का आधार बना लें। उन युवा लोगों को जिन्होंने अभी घर नहीं छोड़ा है, यह सिखाया जाना चाहिए कि संपत्ति और दायित्व के बीच क्या फ़र्क होता है। घर छोड़ने से पहले ही उन्हें संपत्ति वाले कॉलम को बनाने की प्रेरणा दी जानी चाहिए। इसके पहले कि वे घर छोड़ें, शादी करें, घर खरीदें, बच्चे पैदा करें, खतरनाक आर्थिक स्थिति में फंसें, नौकरी को कसकर पकड़े रहें और हर चीज़ को उधार खरीदें। मैं बहुत सारे युवा दंपतियों को देखता हूँ जो शादी कर लेते हैं और अपने आप को एक ऐसे जाल में फंसा लेते हैं जिससे वे अपनी नौकरी के बहुत सालों तक कर्ज से बाहर नहीं निकल पाते। जब आखिरी बच्चा घर छोड़कर चला जाता है, तब ज़्यादातर लोगों को यह एहसास होता है कि उन्होंने रिटायरमेंट की पर्याप्त तैयारी नहीं की है और वे थोड़ा पैसा अलग रखना शुरू कर देते हैं। फिर उनके अपने मम्मी डैडी बीमार हो जाते हैं और उन पर नई जिम्मेदारियां आ जाती हैं। मैं तो आपको या आपके बच्चों को किस तरह की संपत्तियों के संग्रहण की प्रेरणा दे रहा हूँ। मेरी दुनिया में असली संपत्तियाँ कई तरह की होती हैं। नंबर 1, ऐसी बिजनेस जिसमें मेरे होने की ज़रूरत न हो। मैं उनका मालिक ज़रूर हूँ, परंतु उन्हें दूसरे लोग चलाते हैं। अगर मुझे वहाँ काम करना पड़े तो यह बिजनेस नहीं होगा, यह मेरी नौकरी होगी। नंबर 2, स्टॉक। नंबर 3, बॉन्ड। नंबर 4, म्यूचुअल फंड। नंबर 5, आमदनी देने वाला रियल एस्टेट। नंबर 6, नोट्स, IOU। नंबर 7, बौद्धिक संपदा जैसे संगीत, पटकथा, पेटेंट इत्यादि से मिलने वाली रॉयल्टी। नंबर 8, और ऐसी हर चीज़ जो कीमती है, जो आमदनी देती है और जिसका मूल्य बढ़ जाता है और जिसका बाज़ार तैयार है। जब मैं छोटा था तब मेरे पढ़े लिखे डैडी ने मुझे एक सुरक्षित नौकरी ढूंढने की सलाह दी। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी ने मुझे ऐसी संपत्तियों को इकट्ठा करने की सलाह दी जिन्हें मैं पसंद करता था। अगर तुम उन्हें पसंद नहीं करते होगे तो तुम इसका ध्यान नहीं रख पाओगे। मैं रियल एस्टेट इसलिए इकट्ठा करता हूँ क्योंकि मुझे इमारतों और ज़मीन से प्यार है। मैं उनके लिए शॉपिंग करना भी पसंद करता हूँ। मैं सारा दिन उन्हें निहार सकता हूँ। जब समस्याएं होती हैं तो वे उतनी बुरी नहीं होती कि उनके कारण रियल एस्टेट के लिए मेरा प्यार कम हो जाए। ऐसे लोग जो रियल एस्टेट से नफ़रत करते हैं, उन्हें इसे नहीं खरीदना चाहिए। मुझे छोटी कंपनियों के स्टॉक से भी प्रेम है, खासकर नई कंपनियों के स्टॉक से। इसका कारण यह है कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, न कि कोई कॉरपोरेट व्यक्ति। अपने शुरुआती सालों में मैं बड़े संगठनों में काम कर चुका हूँ, जैसे कैलिफोर्निया के स्टैंडर्ड में, US मरीन कॉर्प्स और जेरॉक्स कॉरपोरेशन में। मैंने इन संगठनों में बिताए समय का मज़ा लिया और मेरे पास कई सुखद यादें हैं, परंतु भीतर से मैं कंपनी में काम करने वाला आदमी नहीं हूँ। मुझे कंपनी चालू करना अच्छा लगता है, परंतु उन्हें चलाना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं जो शेयर खरीदता हूँ वह भी सामान्यतः छोटी कंपनियों के होते हैं और कई बार तो मैं कंपनी चालू करता हूँ और उसे सार्वजनिक बना देता हूँ। नए स्टॉक के शेयर में कीमत चमक सकती है और मुझे यह खेल पसंद है। कई लोग कम पूंजी वाली कंपनियों से डरते हैं और उन्हें खतरनाक कहते हैं, और वे खतरनाक हैं भी, परंतु खतरा हमेशा कम हो जाता है अगर आप निवेश से प्रेम करते हैं, उसे समझते हैं और खेल को अच्छी तरह से जानते हैं। छोटी कंपनियों के साथ मेरी रणनीति यह होती है कि एक साल में अपने शेयर बेच दिए जाएं। दूसरी तरफ मेरी स्थिति रियल एस्टेट की रणनीति होती छोटी प्रॉपर्टी से शुरू करने की होती है। फिर मैं उस छोटी प्रॉपर्टी को बेचकर उसे थोड़ी बड़ी प्रॉपर्टी ले लेता हूँ और इस तरह अपने फ़ायदे पर टैक्स चुकाने से बचता रहता हूँ। इससे प्रॉपर्टी की वैल्यू में नाटकीय बढ़ोतरी होती है। मैं सामान्य तौर पर रियल एस्टेट को 7 साल से कम समय अपने पास रखता हूँ। वर्षों तक जब मैं मेरिन कॉर्प्स और जेरॉक्स में था, तब भी मैंने वही किया जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे सिखाया था। मैं अपनी दिन की नौकरी करता, परंतु मैं अपने काम से काम भी रखता था। मैं अपनी संपत्ति वाले कॉलम में कुछ न कुछ करता रहता था। मैं रियल एस्टेट और छोटे स्टॉक्स की खरीद फरोख्त भी करता था। अमीर डैडी ने हमेशा पैसे की समझ के महत्व पर जोर दिया। जितनी अच्छी तरह मैं अकाउंटिंग और कैश मैनेजमेंट को समझ सकता था, उतनी ही अच्छी तरह
मैं निवेशों का विश्लेषण कर सकता था और आखिरकार खुद की कंपनी शुरू कर सकता था और उसे सफल बना सकता था। जब तक कि कोई पहले से ही ऐसा न सोच रहा हो, मैं किसी को भी अपनी कंपनी बनाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता। मैं जानता हूँ कि कंपनी चलाने में कितना झंझट होता है और मैं नहीं चाहता कि आप उस झंझट में फंसें। कई बार ऐसा भी समय आता है जब लोगों को रोज़गार नहीं मिलता और उनके लिए कंपनी चालू करना एक समाधान होता है, परंतु सफलता के अवसर बहुत कम हैं। 10 में से 9 कंपनियां 5 सालों में डूब जाती हैं। पहले 5 सालों में जो कंपनियां बची रहती हैं, उनमें से भी 10 में से 9 कंपनियां बाद में बंद हो जाती हैं। तो अगर आपकी अब पहले से ही अपनी कंपनी शुरू करने की इच्छा हो, तभी मैं इसकी सलाह दूंगा। अन्यथा अपने दिन की नौकरी करते रहें और अपना काम से काम रखें। जब मैं कहता हूं कि अपने काम से काम रखें, तो मेरा यह मतलब है कि आप अपनी संपत्ति वाले कॉलम को ज़्यादा मजबूत बनाते रहें। एक बार इसमें $1 जाए तो वह कभी बाहर न निकल पाई। इसे इस तरह सोचें कि जब $1 आपकी संपत्ति वाले कॉलम में जाता है तो वह आपका कर्मचारी बन जाता है। पैसे के बारे में सबसे अच्छी चीज़ यह है कि यह हर दिन 24 घंटे काम करता है और ऐसा पीढ़ियों तक कर सकता है। अपनी दिन की नौकरी को चालू रखें, एक अच्छे मेहनती कर्मचारी की तरह काम करें, परंतु अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाते रहें। जब आपका कैश फ्लो बढ़ता है तब आप कुछ विलासिता की चीज़ें खरीद सकते हैं। इस बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अमीर लोग विलासिता की चीज़ें सबसे बाद में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग विलासिता की चीज़ें सबसे पहले खरीदते हैं। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अक्सर बड़े घर, हीरे, फर, ज्वेलरी जैसी विलासिता की चीज़ें इसलिए खरीद लेते हैं ताकि वे अमीर दिख सकें। वे अमीर दिखते हैं, परंतु असल में वे उधार के दलदल में गहरे धंसते चले जाते हैं। वे लोग जिनके पास पीढ़ियों से पैसा है, जो लंबे समय से अमीर हैं, वे अपने संपत्ति वाले कॉलम को सबसे पहले बनाते हैं। फिर संपत्ति वाले कॉलम से होने वाले आमदनी उनके लिए विलासिता की चीज़ें खरीद लेती है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अपनी खून पसीने की कमाई और बच्चों की विरासत की कीमत पर विलासिता की चीज़ें खरीदते हैं। सच्ची विलासिता असली संपत्ति में निवेश करने और उसे विकसित करने का प्रोत्साहन है। उदाहरण के लिए, जब मेरी पत्नी और मेरे पास हमारे अपार्टमेंट हाउसेस से अतिरिक्त पैसा आने लगा तो वह बाजार गई और अपने लिए मर्सिडीज़ खरीद लाई। इसमें ज़रा सी भी मेहनत या जोखिम नहीं था, क्योंकि अपार्टमेंट हाउस के कारण उसने कार खरीदी थी, परंतु उसे इसके लिए 4 सालों तक इंतज़ार करना पड़ा था। जब रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बढ़ रहा था और आखिरकार उसने इतना अतिरिक्त पैसा दे दिया कि कार खरीदी जा सकती है। परंतु मर्सिडीज़ की यह विलासिता दरअसल एक सच्चा पुरस्कार है, क्योंकि उसने यह साबित कर दिया था कि वह अपनी संपत्ति वाले कॉलम को सही तरह से बढ़ाना जानती है। अब उसके लिए उस कार की कीमत सामान्य रूप से खरीदी गई कार से कहीं ज़्यादा है। ज़्यादातर लोग अक्सर इच्छा जागने पर बिना सोचे समझे जाते हैं और कर्ज पर कार या विलासिता की कोई चीज़ खरीद लेते हैं। हो सकता हो कि वे जिंदगी से ऊब चुके हों या उन्हें सिर्फ एक नए खिलौने की ज़रूरत हो। कर्ज पर विलासिता की चीज़ खरीदने से देर सवेर वह आदमी उस चीज़ से चिढ़ने लगता है, क्योंकि उसके कारण जो कर्ज लिया है वह एक भार बन गया। एक बार आपने अपने बिजनेस को बनाने, उसमें निवेश करने का समय निकाल लेते हैं, तो फिर आप उसमें जादू की छड़ी घुमा सकते हैं, जो अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है। यह रहस्य अमीरों को भीड़ में सबसे आगे रखता है, अपने काम से काम रखने का इनाम, जो आपको उस राह पर चलने के लिए मिलता है जिस पर अमीर लोग चलते हैं। धन्यवाद। आइए चलते हैं अध्याय 5 की तरफ, जो है टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशंस की ताकत। आपका दिन शुभ हो। रिच डैड पुअर डैड, अध्याय 5, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशंस की ताकत।
मुझे याद है, हमें स्कूल में रॉबिन हुड और उसके सुखी गिरोह की कहानी बताई गई थी। मेरे स्कूल के टीचर का मानना था यह केविन कॉस्नर की तरह के एक रोमांटिक हीरो की अद्भुत कहानी है जो अमीरों को लूटता था और गरीबों में बांट देता था। मेरे अमीर डैडी की नज़र में रॉबिन हुड हीरो नहीं था, वे उसे बदमाश मानते थे। रॉबिन हुड को गुजरे हुए तो लंबा समय गुजर चुका है, परंतु उसके अनुयायी आज भी जिंदा है। कितनी बार मैंने लोगों को यह कहते सुना है, इसके लिए अमीर लोग पैसे क्यों नहीं देते, या अमीरों को और ज़्यादा टैक्स देना चाहिए और उन्हें गरीबों में बांट देना चाहिए। रॉबिन हुड का यह विचार कि अमीरों से लेकर गरीबों में बांट दिया जाए, गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सर्वाधिक कष्ट का कारण है। इसी रॉबिन हुड आदर्श के कारण मध्यम वर्ग पर टैक्स का इतना भारी बोझ लदा हुआ है।